1994 में रवांडा दुनिया का सबसे खतरनाक देश था। वहां आइडेंटिटी कार्ड देखकर लोगों को मारा जा रहा था, कोई कहीं पर सेफ नहीं था। पड़ोसी अपने पड़ोसियों को, टीचर अपने स्टूडेंट्स को, पादरी प्रार्थना करने वालों को बेरहमी से मार रहे थे। 100 दिनों के अंदर लगभग 10 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। लॉ एंड ऑर्डर का कोई नामो निशान नहीं था। बाकी दुनिया इसको तमाशबीन बनकर देख रही थी। वो देश भी जो इसे रोक सकते थे और वो भी जिन्होंने ये आग भड़काई थी। तब एक नौजवान सामने आया। उसने अपनी जिंदगी के 34 साल रवांडा से बाहर बिताए थे, लेकिन वो अपने देश को नहीं भूला था। सबसे मुश्किल दौर में उसने मोर्चा संभाला। उसने पहले सत्ता बदली, फिर पूरा मुल्क बदल दिया। उसका नाम था पॉल कगामे। कट टू 2026। आज के दिन रवांडा अफ्रीका महाद्वीप की शान है। 2025 में रवांडा की जीडीपी वृद्धि दर 9.4% थी। 1994 में प्रति व्यक्ति आय $110 थी। 2025 में ये $1100 तक पहुंच गई है। रवांडा अफ्रीका के सबसे कम भ्रष्ट देशों में से भी एक है। 1994 में वहां औसत आयु 28 साल थी, अब ये 69 साल हो चुके हैं। रवांडा की संसद में 60% से ज्यादा महिलाएं बैठती हैं। 90% लोगों को कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। राजधानी किगाली अफ्रीका के सबसे साफ सुथरे देशों में गिना जाता है। एक भयानक नरसंहार से निकले देश में ऐसा बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं है, और इस चमत्कार का सूत्रधार पॉल कगामे को माना जाता है। कगामे 1994 में रवांडा के उपराष्ट्रपति बने थे, फिर 2000 में राष्ट्रपति बन गए। तब से वो कुर्सी पर जमे हुए हैं। हर चुनाव वो 90% से अधिक वोटों से जीतते हैं। पिछले चुनाव में 99.18% वोट मिले थे। इसके चलते उन पर धांधली, मानवाधिकार हनन और लोकतंत्र को कुचलने के आरोप लगते हैं। कई लोग उनको तानाशाह भी कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रवांडा की शांति और तरक्की वाला पहलू भी है, जो कि उनके बिना संभव नहीं था। इसलिए यहाँ पर दुविधा आती है, पॉल कगामे को क्या माना जाए, मसीहा या निरंकुश शासक? रवांडा का असल इतिहास क्या है? रवांडा को आखिर किसने बर्बाद किया था, और रवांडा इस बर्बादी से कैसे उबरा? इस बदलाव में कगामे की क्या भूमिका रही? तो चलिए शुरू करते हैं। रवांडा सेंट्रल अफ्रीका में बसा हुआ देश है। इसका लैंड बॉर्डर 4 देशों से लगता है। ईस्ट में तंजानिया, वेस्ट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नॉर्थ में युगांडा और साउथ में बुरुंडी। अब चलते हैं हिस्ट्री में। रवांडा में एक समय तक राजतंत्र चलता था। उनके यहाँ 2 मुख्य जाति समूह थे, हुतू और तुत्सी। हुतू बहुसंख्यक थे, उनकी आबादी 85% के आसपास थी, जबकि तुत्सी अल्पसंख्यक थे। हालांकि वे एक जैसी भाषा बोलते थे, उनका धर्म एक था, उनके रीति रिवाज भी एक जैसे थे। अंतर मेनली सामाजिक और आर्थिक आधार पर था। तुत्सी पशुपालन करते थे, इसलिए उनके पास ज्यादा पैसे होते थे। समाज में उनकी हैसियत ज्यादा मानी जाती थी, जबकि हुतू खेती किसानी करने वाले लोग थे। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, और न ये जन्म के आधार पर तय होता था। अगर किसी हुतू के पास ज्यादा पशु हो गए तो वो तुत्सी बन सकता था। अगर किसी तुत्सी के पशु कम हो गए तो वो भी हुतू बन जाता था। उनके बीच शादी, विवाह और रिश्तेदारी आम बात थी। हुतू और तुत्सी के अलावा एक और जाति थी, त्वा। वे जंगलों में रहते थे। उनकी आबादी 1% से भी कम थी। लेकिन एक दिन यूरोपियंस आए। 1884 के बर्लिन कॉन्फ्रेंस में रवांडा का इलाका जर्मनी को मिला। 1897 में रवांडा जर्मन की कॉलोनी बन गया, लेकिन वो ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रवांडा का मैंडेट बेल्जियम के पास आ गया। यूरोप की बाकी देशों की तरह बेल्जियम भी घनघोर नस्ल भेदी था। उसने आते ही रवांडा में लोगों के सिर, नाक और स्किन कलर की जांच की, फिर तय किया कि तुत्सी सुपीरियर रेस हैं। उनका जन्म शासन करने और सत्ता चलाने के लिए हुआ है, जबकि हुतू मजदूरी के लिए बने हैं। 1933 में बेल्जियम ने इसको अपनी ऑफिशियल पॉलिसी बना लिया। वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लेकर आया। उसमें पूरी आबादी को हुतू, तुत्सी और त्वा में बांट दिया। उनके लिए आईडी कार्ड इशू किए गए। इसमें उनकी जाति लिखी होती थी। लोगों को ये कार्ड हर समय पहनना होता था। एक बार जिसका हुतू वाला कार्ड बन गया, वो कभी तुत्सी नहीं बन सकता था। जिसके पास तुत्सी का कार्ड था, वो हमेशा तुत्सी ही रहने वाला था। अगर आईडी कार्ड तक की बात होती तो समझा जा सकता था, लेकिन बेल्जियम का असली मकसद कुछ और था। वो रवांडा के लोगों को आपस में बांटकर शासन करना चाहता था। उसने एक कौम को ताकतवर बनाने पर ध्यान दिया और उनके जरिए दूसरों पर हुक्म चलाने लगा। बेल्जियम ने तुत्सियों को शिक्षा, नौकरी और सरकार में हिस्सेदारी दी, लेकिन हुतू लोगों को इससे दूर रखा। उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझा गया। इस बंटवारे ने नफरत का पहला बीज बो दिया था, जिसका फल कड़वा ही हो सकता था।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया और अफ्रीका के देशों में आजादी की मांग उठने लगी थी। रवांडा में हुतू नेताओं ने इस आंदोलन को लीड किया, लेकिन उनका गुस्सा बेल्जियम से ज्यादा तुत्सियों पर था। 1959 में हुतू गुटों ने उनके खिलाफ हिंसा शुरू कर दी। इस हिंसा में करीब 1000 तुत्सी लोग मारे गए, जबकि 1 लाख से ज्यादा देश छोड़कर भाग गए। इनमें से एक पॉल कगामे का परिवार भी था। उनके परिवार ने युगांडा में शरण ली। तब कगामे 2 साल के थे। इधर बेल्जियम ने पासा पलटते देखा तो तुरंत अपना रंग बदल लिया। उसने पूरा समय तुत्सियों को आगे बढ़ाने में लगाया था। दंगों के बाद उसने हुतू ग्रुप से हाथ मिला लिया। जब 1962 में रवांडा आजाद हुआ, सत्ता की चाबी हुतू नेताओं के हाथों में थी। उनके मन में पहले से गुस्सा भरा था। उन्होंने तुत्सियों को अपना दुश्मन मान लिया था। हुतू सरकार ने आईडी कार्ड वाला सिस्टम भी जारी रखा ताकि तुत्सियों को अलग थलग करने में आसानी हो। सरकारी नीतियों के कारण स्कूलों और सरकारी नौकरियों में तुत्सियों की संख्या घटने लगी। उनके खिलाफ समय समय पर दंगे भी होते रहते थे। इसने और तुत्सियों को भागने पर मजबूर किया। 1990 का दशक आते आते रवांडा के 5 लाख तुत्सी शरणार्थी बन चुके थे। इनमें से ज्यादातर युगांडा में रह रहे थे, लेकिन वहां भी उनको चैन नहीं मिला था। युगांडा के स्थानीय लोग उनको बोझ की तरह देखते थे। तुत्सी 2 पार्टों के बीच पिस रहे थे। अपने देश में उनको जान का खतरा था और दूसरे देश में आत्मसम्मान से सौदा करना पड़ रहा था। इन पिसने वाले लोगों में पॉल कगामे भी थे। उनके पिता रवांडा में अच्छी खासी संपत्ति के मालिक थे, लेकिन एक रोज उन्हें खाली हाथ भागना पड़ा। फिर वे युगांडा में एक रेफ्यूजी बस्ती में बस गए थे। इसी बस्ती में कगामे की दोस्ती फ्रेड विगेमा से हुई। विगेमा उनके सबसे पक्के दोस्त बन गए। कगामे की शुरुआती पढ़ाई लिखाई विंगोरो प्राइमरी स्कूल से हुई। फिर उन्होंने एंतारे सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया। कगामे पढ़ने में तेज थे, लेकिन बीच में उनकी पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना का उन्हें बड़ा सदमा लगा। उनका ध्यान भटकने लगा। एक दिन उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, मगर वो स्कूल से खाली हाथ नहीं जा रहे थे। उन्हें एक कमाल का साथी मिल गया था। उसका नाम था योवेरी मुसेवेनी। वो उसी स्कूल के अल्मा मैटर थे। मुसेवेनी आगे चलकर युगांडा के राष्ट्रपति बनने वाले थे। जिन दिनों उनकी दोस्ती कगामे से हुई, उन्होंने ईदी अमीन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। 1979 में उन्हें तंजानिया से मदद मिली। उन्होंने मिलकर ईदी अमीन का तख्ता पलट कर दिया। ईदी अमीन के बाद मिल्टन ओबोटे युगांडा के राष्ट्रपति बने, लेकिन उनका शासन भी अमीन जैसा ही था। मुसेवेनी को ठगा सा महसूस हुआ। 1981 में उन्होंने ओबोटे सरकार के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ दिया। शुरुआत में उनकी गुरिल्ला आर्मी में सिर्फ 27 लड़ाके थे। इनमें से 2 रवांडा से आए शरणार्थी थे, पॉल कगामे और फ्रेड विगेमा। मुसेवेनी का गुरिल्ला वॉर 5 वर्षों तक चला। 1986 में उन्होंने ओबोटे को कुर्सी से हटा दिया। अब सत्ता मुसेवेनी के पास थी। यहाँ तक पहुंचने में कगामे ने काफी साथ दिया था। मुसेवेनी इस बात को भूले नहीं थे। उन्होंने कगामे को मिलिट्री इंटेलिजेंस की कमान सौंप दी, लेकिन ये उनकी मंजिल नहीं थी। उन्हें हमेशा से अपने देश वापस लौटना था और इसी इरादे से कगामे और विगेमा ने तुत्सी शरणार्थियों का नेटवर्क बनाना शुरू किया। 1987 में उन्होंने अपना संगठन बना लिया। तो नाम दिया गया रवांडन पेट्रियोटिक फ्रंट, आरपीएफ। आरपीएफ का मिलिट्री विंग कहलाया रवांडन पेट्रियोटिक आर्मी, आरपीए। इसी बीच युगांडा सरकार ने कगामे को ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजा। उन्हें लीडरशिप और काउंटर इंसर्जेंसी की तकनीक सीखनी थी। इस ट्रेनिंग के बाद उनका प्रमोशन भी होने वाला था। जब कगामे अमेरिका में थे, तभी उनके ग्रुप ने रवांडा में घुसकर विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह को कगामे के दोस्त फ्रेड विगेमा लीड कर रहे थे, लेकिन उनका मिलिट्री कैंपेन उल्टा पड़ गया। 48 घंटों के अंदर विगेमा मारे जा चुके थे। उनकी हत्या को लेकर 2 थ्योरीज दी जाती हैं। पहली थ्योरी ये कि वो रवांडा आर्मी की गोलियों का शिकार बने। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि आरपीएफ के अंदर फूट पड़ गई थी। आपसी गोलीबारी में विगेमा की जान चली गई। जो भी सच रहा हो, लेकिन इस घटना ने आरपीएफ को ध्वस्त कर दिया। उसके लड़ाकों में अफरा तफरी मची हुई थी। जब कगामे ने अपने दोस्त के मरने की खबर सुनी, वो भागकर युगांडा गए। फिर जंगल के रास्ते रवांडा में घुसे। उन्होंने आरपीएफ के बचे खुचे लड़ाकों को एकजुट किया और विगेमा का अधूरा मिशन आगे बढ़ाने लगे। अगले 3 वर्षों में आरपीएफ काफी मजबूत हो चुका था। आरपीएफ में 15,000 से ज्यादा लड़ाके थे। कगामे ने उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ कोड ऑफ कंडक्ट और पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग भी दी थी। सैनिकों को लूटपाट, बलात्कार और आम लोगों के शोषण की मनाही थी। आरपीएफ की पॉलिसी साफ थी। वे सिर्फ तुत्सियों की नहीं, बल्कि रवांडा के हर नागरिक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए उन्हें हर वर्ग के लोगों का सपोर्ट मिला, जिसकी बदौलत 1993 में आरपीएफ ने रवांडा के बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर लिया। आखिरकार रवांडा सरकार को समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। अगस्त 1993 में तंजानिया के अरुशा में आरपीएफ और रवांडा सरकार ने समझौते पर दस्तखत किए। इसमें युद्ध विराम पर सहमति बनी। ये भी तय हुआ कि आरपीएफ को साथ लेकर एक अस्थायी सरकार बनाई जाएगी। आरपीए को रवांडा की मेन आर्मी में शामिल किया जाएगा। शरणार्थियों को वापस लौटने दिया जाएगा और एक तय समय के बाद मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाए जाएंगे। इससे उम्मीद ये जगी कि सिविल वॉर खत्म हो गया है।
हुतू और तुत्सी अब एक होकर रहने लगेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने समझौते को लागू कराने के लिए पीस कीपिंग फोर्स भी भेजी, लेकिन ये सब छलावा साबित हुआ। रवांडा के कुछ ताकतवर हुतू इस डील से खुश नहीं थे। वे तुत्सियों के साथ पावर शेयर नहीं करना चाहते थे। इनमें नेता, मिलिट्री ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट आदि शामिल थे। उन्हें लग रहा था सरकार ने आरपीएफ के आगे घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने तुत्सियों के खात्मे की साजिश रचनी शुरू कर दी। फिर हुतू मिलिशिया ग्रुप इंट्राहाम्वे को हथियार बांटे गए, उनको ट्रेनिंग दी गई, उन्हें रवांडा में रह रहे तुत्सियों की पूरी लिस्ट दी गई, कौन कहां पर रहता है, क्या काम करता है, किसका संबंध किसके साथ है, सब कुछ। इसके अलावा तुत्सियों के खिलाफ वीभत्स प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाया गया। रेडियो स्टेशन आरटीएलएम ने तुत्सियों को तिलचट्टा कहकर संबोधित किया ताकि आम लोगों में उनके प्रति संवेदना खत्म हो जाए। इस कुकृत्य में सरकारी चैनल रेडियो रवांडा भी शामिल था। इस तरह तुत्सियों के नरसंहार की बुनियाद रखी गई। फिर 6 अप्रैल 1994 की तारीख आई। उस रोज रवांडा के राष्ट्रपति हुवेनल हाब्यारिमाना तंजानिया से लौट रहे थे। उनके साथ बुरुंडी के राष्ट्रपति भी थे। जैसे ही उनका प्लेन किगाली एयरपोर्ट के पास पहुंचा, उन पर 2 मिसाइलों से हमला हुआ। इस हमले में प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में जितने लोग सवार थे सबकी मृत्यु हो गई। ये मिसाइलें किसने चलाई थी, आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। लेकिन हुतू नेताओं को मौका मिल चुका था। उन्होंने हमले का आरोप आरपीएफ पर लगाया। चूंकि आरपीएफ में अधिकतर तुत्सी थे, इसलिए सभी तुत्सी उनके दुश्मन बन चुके थे। प्रोपेगेंडा ने लोगों के दिलों में नफरत पहले ही भर रखी थी। 7 अप्रैल को सुबह तक इंट्राहाम्वे काम पर लग चुकी थी। वे तुत्सी लोगों की लिस्ट लेकर घूम रहे थे। उनके एक हाथ में लिस्ट थी, दूसरे में हथियार थे। जहां कहीं उन्हें तुत्सी मिलते, उन्हें तुरंत मार दिया जाता था। इसमें रवांडा आर्मी के सैनिक भी उनकी मदद कर रहे थे। उन्होंने पूरे शहर में पहरा बिठा दिया था। तुत्सियों के निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। ये नरसंहार अगले 100 दिनों तक चला। इन 100 दिनों में तकरीबन 10 लाख लोगों की हत्या हुई। इनमें 80% से ज्यादा तुत्सी थे। जो हुतू थोड़े उदार थे या जिन्होंने हिंसा का विरोध किया, उन्हें भी निशाना बनाया गया। इनमें से एक रवांडा की प्रधानमंत्री अगाथे विलिंगिमाना भी थी। वो सबको बराबरी का हक देना चाहती थी। उन्होंने अरुषा अकॉर्ड्स का समर्थन भी किया था। उन्हें नरसंहार के पहले ही दिन मार दिया गया। अगले 100 दिनों में रवांडा कसाई खाना बन चुका था। एक इंसान दूसरे इंसान की जान लेने से पहले सोचता तक नहीं था। वो सिर्फ इसलिए हत्या कर रहा था क्योंकि उसे दूसरे की पहचान से नफरत थी। जब रवांडा जल रहा था, बाकी दुनिया क्या कर रही थी? अफ्रीका के मामले पर आमतौर पर जैसा होता है वैसा ही हो रहा था। दुनिया तमाशा देख रही थी। यूएन पीस कीपिंग मिशन के कमांडर जनरल रोमियो डेलेर को नरसंहार की आहट मिल चुकी थी। उन्होंने जनवरी 1994 में इसकी सूचना हेडक्वार्टर्स को भेज दी थी। डेलेर ने हथियार जब्त करने की इजाजत भी मांगी थी, लेकिन उनके डिपार्टमेंट ने मना कर दिया। बेल्जियम ने रवांडा पर कई बरसों तक शासन किया। उसी ने लोगों के बीच नफरत पैदा की थी। उसने नरसंहार शुरू होते ही पीस कीपिंग फोर्स से अपने सैनिकों को बाहर निकाल लिया। फ्रांस ने रवांडा आर्मी को हथियार और ट्रेनिंग दी थी। वो अपने लोगों को निकाल कर ले गया, लेकिन उसने नरसंहार रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई और ना रवांडा सरकार पर दबाव डाला। अमेरिका ने अपने अधिकारियों को कहा कि नरसंहार शब्द का इस्तेमाल ना करना। अगर वे नरसंहार मान लेते तो उन्हें कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता। सोचकर देखिए, एक देश में लाखों लोग बेमौत मारे जा रहे थे और दुनिया का सबसे ताकतवर देश शब्दकोश में उलझा हुआ था। अगर यूरोप के किसी देश में ऐसा हो रहा होता, क्या तब भी अमेरिका या दूसरे ताकतवर देश या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस तरह चुप्पी साध कर बैठी रहती? शायद नहीं। खैर, जब किसी ने मदद नहीं की तब भी जनरल रोमियो डेलेर रुके रहे। उनकी पीस कीपिंग फोर्स में सिर्फ 270 सैनिक बचे थे। डेलेर ने उनके साथ मिलकर 32,000 तुत्सियों को शरण दी। डेलेर ने खुद हुतू कमांडर से नेगोशिएट भी किया, तब जाकर इन लोगों की जान बच सकी। लेकिन ये नाकाफी था। इसका एहसास डेलेर को भी था। उन्होंने बाद में अपनी किताब शेक हैंड्स विद द डेविल में लिखा, रवांडा नरसंहार ने पूरी मानव जाति को शर्मसार कर दिया। ये पूरी मानवता की असफलता थी। मैं जानता हूँ कि ईश्वर हैं, क्योंकि रवांडा में मैंने दानवों से हाथ मिलाया था। मैंने उन्हें देखा, उन्हें महसूस किया और उन्हें छुआ भी। मैं जानता हूँ कि दानव असल में होते हैं, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ईश्वर भी होते हैं। बहरहाल जुलाई आते आते हिंसा की रफ्तार धीमी पड़ने लगी थी। आरपीएफ ने ज्यादातर इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। 4 जुलाई 1994 को आरपीएफ के गाली में घुस गई। कुछ दिनों के अंदर सरकार का पतन हो गया। हिंसा में शामिल इंट्राहाम्वे और हुतू नेता रवांडा से भागने लगे। अब रवांडा की गद्दी पर आरपीएफ के बैठने का समय आ चुका था। आगे चलने से पहले रवांडा नरसंहार के 4 मुख्य जिम्मेदारों के बारे में भी जान लीजिए। पहले नंबर पर बेल्जियम। बेल्जियम ने 46 वर्षों तक रवांडा पर शासन किया। वही आईडी कार्ड वाला सिस्टम लेकर आया। उसी ने हुतू और तुत्सियों के बीच खाई पैदा की, उन्हें आपस में लड़ने के लिए उकसाया और जब उसके कारण नरसंहार शुरू हुआ, उसने चुपचाप अपने सैनिकों को बाहर निकाल लिया। दूसरा नंबर फ्रांस का आता है।
फ्रांस हुतू सरकार को हथियार बेचता था। नरसंहार में इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। फ्रांस ने रवांडा आर्मी को ट्रेनिंग भी दी थी। नरसंहार खत्म होने के बाद फ्रांस ने ऑपरेशन टर्कोइज लॉन्च किया। कहने को यह राहत अभियान था, लेकिन असल में इससे दोषियों को बच निकलने में मदद मिली। इस तरह फ्रांस ने हथियारों को बचाया। तीसरे नंबर पर आता है यूनाइटेड नेशंस। यूएन की पीस कीपिंग फोर्स कई महीनों पहले से रवांडा में तैनात थी। उन्हें नरसंहार की आशंका थी। उन्होंने यूएन हेडक्वार्टर को अलर्ट भी किया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोफी अन्नान उन दिनों पीस कीपिंग डिपार्टमेंट चलाते थे। वो बाद में यूएन के सेक्रेटरी जनरल बन गए। चौथा नंबर रवांडा के उन लोगों का था जिन्होंने अपने फर्ज से गद्दारी की। पत्रकारों को सही सूचनाएं पहुंचानी थी, लेकिन वे प्रोपेगेंडा फैलाने का जरिया बन गए। उन्होंने आम लोगों को नरसंहार के लिए उकसाया। रवांडा आर्मी को देश के हर नागरिक की सुरक्षा करनी थी, लेकिन उसने आईडी कार्ड देखकर हत्याएं की। नेताओं का काम देश को एकजुट रखना था, लेकिन वे नफरत की आंधी में ऐसा बहे कि उन्हें अच्छे बुरे का कोई ख्याल तक नहीं रहा। नरसंहार के जिम्मेदार वे लोग भी थे जो नफरत फैलने से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना चुना। उनकी चुप्पी रवांडा को गर्त में ले गई। नरसंहार के बाद यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। आरपीएफ सबसे ताकतवर फोर्स बनकर उभरी थी। पॉल कगामे इसके लीडर थे। उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद लिया। हुतू नेता पास्चर बिजिमुंगा को राष्ट्रपति बनाया गया। इससे संदेश दिया गया कि नई सरकार सबकी है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती न्याय दिलाने की थी, लेकिन रवांडा का जस्टिस सिस्टम ध्वस्त हो चुका था। ज्यादातर जजेस, वकील, कोर्ट ऑफिशियल्स या तो मारे जा चुके थे या देश छोड़कर भाग गए थे। अगर प्रॉपर कोर्ट सिस्टम से मुकदमा चलता तो सारे केसेस की सुनवाई में 100 बरस से ज्यादा लग जाते। इसलिए कगामे दूसरा विकल्प ढूंढ रहे थे। उन्हें रास्ता रवांडा की गाचाचा प्रथा में मिला। गाचाचा का मतलब होता है घास। पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग घास पर बैठकर लड़ाई झगड़ों का निपटारा किया करते थे। कगामे सरकार ने 2001 में गाचाचा सिस्टम पूरे देश में लागू किया। इसके तहत देश भर में 12,000 कम्युनिटी कोर्ट्स बनाए गए। आम लोगों को जजेस के तौर पर चुना गया। इन कोर्ट्स में कोई वकील नहीं होते थे। सुनवाई के दौरान एक तरफ जनसंहार के आरोपी बैठते थे, दूसरी तरफ पीड़ित बैठते थे। आरोपी उनके सामने अपना गुनाह कबूल करते थे और माफी मांगते थे। अधिकतर मामलों में कम्युनिटी सर्विस से लेकर कुछ महीनों की जेल की सजा सुनाई जाती थी और पूरा फोकस पुराने जख्मों को भुलाकर आगे बढ़ने पर रहता था। गाचाचा सिस्टम 2012 तक चला। इस दौरान तकरीबन 19 लाख केसों का निपटारा किया गया। इसमें भी धांधली के आरोप लगे, लेकिन गाचाचा सिस्टम से जो हासिल हुआ वो कहीं ज्यादा सार्थक था। इसने लोगों को प्रायश्चित करने का मौका दिया और ये दबे हुए गुस्से को निकालने में भी सफल रहा। कगामे सरकार का दूसरा दाव था उमुगांडा। इसका अर्थ होता है किसी खास मकसद के लिए साथ आना। रवांडा ने कानून बनाकर कम्युनिटी सर्विस को अनिवार्य कर दिया। हर महीने के आखिरी शनिवार को 18 से 65 की उम्र के स्वस्थ लोगों को सेवा देनी होती है। वे साथ मिलकर सफाई करते हैं, सड़कों की मरम्मत करते हैं, पौधे लगाते हैं और भी जितने छोटे मोटे काम हैं उनमें हाथ बटाते हैं। राष्ट्रपति, मंत्री, सांसद से लेकर आम लोगों तक सबको इसमें शामिल होना होता है। इस कानून ने नरसंहार के बाद बिखरे समाज को साथ लाने में बड़ी मदद की। कगामे का तीसरा और सबसे जरूरी फैसला था हुतू और तुत्सी वाले आईडी कार्ड्स को रद्द करना। नरसंहार के बाद हुतू, तुत्सी या त्वा में कैटेगराइज करना गैर कानूनी बना दिया गया। इसको सरकारी फॉर्म, स्कूल रिकॉर्ड्स, जनगणना, पब्लिक डिस्कोर्स से भी हटा दिया गया। सरकार ने साफ साफ कहा, रवांडा में कोई हुतू, कोई तुत्सी या कोई त्वा नहीं है। यहाँ हर कोई एक समान है। कगामे के शासन में रवांडा कैसे बना, इसको कुछ आंकड़ों से समझते हैं। 2025 में रवांडा की जीडीपी 9.4% की दर से बढ़ी। उससे पहले के 3 वर्षों में औसत वृद्धि दर 8.5% था। रवांडा की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर है। तकरीबन 50% लोग इस सेक्टर में काम करते हैं। हालांकि सर्विसेज और इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। रवांडा में 90% लोगों के पास कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस है। वे इनकम के बेसिस पर सालाना प्रीमियम देते हैं। गरीब लोगों के प्रीमियम का खर्च सरकार उठाती है। रवांडा ने हेल्थ केयर के लिए नेशनल ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क बना रखा है। इससे दूर दराज के इलाकों में समय पर मेडिकल सप्लाई पहुंचाई जाती है। रवांडा सरकार अपने बजट का 13 से 14% हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करती है। रवांडा की संसद में 61% महिलाएं हैं। इतनी महिलाएं दुनिया के किसी देश की संसद में नहीं मिलेंगी। 1994 के नरसंहार में मरने वाले ज्यादातर पुरुष थे। जिंदा बच गई आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 70% की थी। उन्होंने देश को फिर से पैरों पर खड़ा किया। उनकी भूमिका आज भी अहम बनी हुई है। रवांडा की राजधानी किगाली को अफ्रीका का सबसे साफ शहर माना जाता है। वहाँ सड़कों पर गंदगी मिलनी दुर्लभ है। 2008 से रवांडा में प्लास्टिक पर बैन है और लोग इसका पालन भी करते हैं। रवांडा को बदलाव और विकास का रोल मॉडल माना जा सकता है। कम से कम अफ्रीका में तो उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। इस तरक्की की मिसालें आने वाले कई बरसों तक दी जाएंगी, लेकिन रवांडा ने इसकी जो कीमत चुकाई है उसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता।
पॉल कगामे 1994 से पावर में हैं। 2000 में वो देश के राष्ट्रपति बन गए थे। तब से उन्होंने लगातार 4 चुनाव जीते। 2024 के चुनाव में उनको 99% से ज्यादा वोट मिले। ऐसा आंकड़ा बस नॉर्थ कोरिया के इलेक्शन में नजर आता है। रवांडा में विपक्ष ना के बराबर है। जिन नेताओं ने कगामे को चुनौती देने की कोशिश की, उन्हें किसी न किसी आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। कुछ को देश छोड़कर भागना पड़ा। कगामे पर विपक्षी नेताओं की हत्या के आरोप भी लगते हैं। रवांडा में फ्री प्रेस पर पाबंदी है। सरकार की आलोचना करने वाले चैनलों पर ताला लगना नॉर्मल है। पत्रकारों पर अक्सर भेदभाव या नरसंहार वाली विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया जाता है। इस तरह से उन्हें डिस्क्रेडिट करना आसान रहता है। पड़ोसी देश कांगो में दखल देने के लिए भी कगामे की आलोचना होती है। वे कांगो के विद्रोही गुटों को सपोर्ट देकर उनसे हिंसा करवाते हैं। कई बार उनकी आर्मी ने डायरेक्ट दखल दिया है। इस हिंसा में लाखों लोगों की जान जा चुकी है। कगामे कांगो के नेचुरल रिसोर्सेज की लूट में भी शामिल रहे हैं। इसमें पॉल कगामे की पहचान को लेकर विरोधाभास चलता रहता है और सवाल भी उठता है कि कगामे को आखिर क्या माना जाए। बेशक उन्होंने रवांडा को नरसंहार के दलदल से बाहर निकाला। जो रवांडा अपने पैरों पर चल नहीं सकता था, उसे दौड़ने के काबिल बनाया। रवांडा की तरक्की वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन इसके आधार पर कगामे की कमियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कगामे को खुद भी अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए और उन्हें ठीक करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये काम वो करवा चुके हैं। उन्हें इसमें कोई खास मुश्किल नहीं आएगी। ये रवांडा के अच्छे भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पॉल कगामे को लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए या पूरी सख्ती से शासन चलाना चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करते रहिए। हमारे चैनल की ओरस्तान को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नए वीडियो में नई कहानी के साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।